मैंने बातों बातों में अपनी बीवा बहन से सारी जायदाद अपने नाम लगवा ली। वो 7 माह की हामला थी, तो मैंने इसे घर से निकाल दिया, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो चुका था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो बहन बाहर खड़ी थी और बोली, भाई मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। वो दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी और दरवाजा बंद कर दिया। और अगली सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जैसे ही बाहर निकला, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर मेरी बहन, मेरा मुलाजिम मेरे पास बैठा कप से चाय के कप को घूर रहा था। वो इस वक्त एक कप चाय में 4 चम्मच चीनी के डालकर इसे मिक्स कर चुका था, मगर इसके बावजूद अपने ही ख्यालों में गुम था। जब इसने 5वीं बार चीनी की चम्मच लेते हुए मिक्स करना शुरू की, तो मैंने गला खंगार कर जुनैद की जानिब देखा और फिर बोला, क्या बात है जुनैद, तुम काफी परेशान लग रहे हो। जुनैद हड़बड़ाकर मुझे देखने लगा और बोला कि नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं बस रात को अपनी नींद नहीं पूरी कर पाया, इसलिए आपको लगा होगा। खैर आप बताएं, मैं कितनी चीनी चम्मच डालूं? इसकी ये बात सुनकर मैं फीका सा मुस्कुरा उठा और कहने लगा, जुनैद शायद तुम भूल रहे हो, तुम 4 चम्मच चीनी के इसमें डाल चुके हो, ये जानते हुए भी कि मुझे ज़ियादतीस है। मगर इसके बावजूद तुमने मेरी फीकी चाय में चीनी डालकर इसे मेरे लिए जहर कातिल बना दिया है। जुनैद मेरी बात सुनकर फौरन हड़बड़ा उठा और कहने लगा कि माफ कीजिएगा मालिक, मैं बस मुझसे गलती हो गई। वो हड़बड़ा उठा था, मगर मैंने मुस्कुराकर इसे कहा कि जाकर चाय जाया कर दो और मेरे लिए दूसरी बनाओ। वो खामोशी से उठकर जाने लगा, तो फिर कुछ सोच कर मैं बोला कि जाओ जाकर अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीद कर दे आओ। वो खामोश हो गया और मुस्कुराकर बोला, शुक्रिया साहब जी। मैंने इसे चंद नोट भी दिए और फिर वो वहां से चला गया। मैंने दूसरे मुलाजिम को अपने लिए दोबारा से चाय बनाने का कहा और जुनैद के बारे में सोचने लगा। वो काफी खामोश तबीयत शख्स था, मगर ऐसा नहीं था कि वो हमेशा से ही खामोश था, और ना ही इसका चेहरा और इसकी शख्सियत ऐसी थी कि वो किसी का मुलाजिम बनता। मगर है, ये सारे खेल तो किस्मत के थे। मैंने एक ठंडी सांस खारिज की और फिर जुनैद के बारे में सोचने लगा। चंद रोज पहले इसने मुझे जो कुछ बताया था, वो सोचकर मेरा दिमाग अभी तक माफ हो चुका था और दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि ऐसा कुछ भी गलत कभी नहीं करूंगा, ना ही गैरों के साथ और ना ही अपनों के साथ। किसी की हक तलफी तो कतई नहीं करूंगा, क्योंकि इंसान तो माफ कर देता है, मगर खुदा अपने प्यारे बंदों को पहुंचाए जाने वाली तकलीफ को कभी भी नहीं भूलता। यही सोचते हुए मुझे जुनैद की दास्तान जो इसने खुद सुनाई थी याद आने लगी, जो मैं आपके गोश गुजार करूंगा। मगर मैं चाहता हूँ कि ये कहानी आपको जुनैद अपनी जुबानी सुनाए। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही मन्नतों मुरादों से मांगा था, और जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने पूरे गांव को खुशी से दावत दी थी। मेरे माँ बाप पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर थे। इनकी इतनी जमीनें थी कि इन्हें खुद भी नहीं पता था, ना ही दूर दराज इलाकों में पड़ी जमीनों को जाकर देखने की जहमत की थी। पूरे शहर में देहाती इलाकों में इनकी जमीनें फैली हुई थी। कई जगह फसल होकर वहां से लाखों रुपए कमा लिया करते थे। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। मैं माँ बाप का लाडला बेटा था। इसी तरह मेरी एक बहन भी थी, जिसका नाम नौशीन था। हम दोनों ही अपने माँ बाप के बेहद लाडले थे। मुझे हर तरह की आजादी हासिल थी, जबकि मेरी बहन को अम्मी ने कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया था, क्योंकि हम जरा तंग नजर के लोग थे और गांव में तो वैसे ही बेटियों को इस कदर आजादी नहीं दी जाती थी। मैं चूंकि माँ बाप का लाडला था, इसलिए मेरा मिजाज भी काफी आजादाना होने लगा था। माँ बाप ने मुझे पहले तो बेहद आजादी दी, मगर जब मैं हाथ से निकलने लगा तो मुझ पर पाबंदियां लगाने लगे। मगर मैं इनकी किसी भी पाबंदी को खातिर में न लाया और जो मन में आता वो ही करता रहता। एक रोज मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता खाला की बेटी से तय कर दिया। वो मुझे कई रोज से खाला की बेटी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे, मगर जब जबरदस्ती मेरा रिश्ता इसके साथ तय कर दिया तो मेरे गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं इस कदर गुस्सील और बदतमीज हो चुका था कि मंगनी के वक्त जब पूरा गांव मेरी खाला के यहाँ इकट्ठा था, इन्हें मुबारकबाद देने आया था, क्योंकि हम चौधरी खानदान से ताल्लुक रखते थे और हमारे यहाँ छोटे से छोटी तकरीब पर भी पूरे गांव में मुफ्त खाना लाजमी बांटा जाता था और गांव के लोगों को मेहमान के तौर पर घर में बुलाया जाता था। मैंने किसी भी शख्स का लिहाज किए बगैर खाला के घर में कदम रखा।
मुझे देखकर खाला और हड़बड़ा गई, क्योंकि मेरे तेवर भी खतरनाक थे। मैंने सबके सामने भरे मजमे में खाला के बेटे की बेहद तजलील की और इसकी किरदार कुशी की। फिर बोला कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, मुझ पर कोई भी जबरदस्ती अपनी लड़की मुसल्लत नहीं कर सकता। ये सुनना था कि मेरी खाला अपनी बेटी की तजलील पर हार्ट अटैक से मर गई और मेरी कजन ने इस वक्त फांसी ले ली। मेरे माँ बाप को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। अब्बा ने मुझ पर पहली मर्तबा हाथ उठाया था, मुझे बेहद मारा था और माँ भी मुझसे नाराज हो गई। मैंने इस पल तो खामोशी से इनकी मार सह ली, मगर फिर मेरे अंदर ही अंदर माँ बाप के लिए भी नफरत से भरने लगी थी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि आज के बाद तुम इस घर में कदम मत रखना, वरना तुम्हें जायदाद से भी आग कर दूंगा और ये खबर आम कर दूंगा कि हमारा कोई बेटा नहीं, हमारी सिर्फ एक ही लाडली बेटी है और वो है नौशीन। मेरा तो इस दिन से अपनी बहन से भी दिल और चाट होने लगा था। भला वो मेरी दौलत मेरी बहन के नाम कैसे कर सकते थे। मैं चंद रोज के लिए मंजर से गायब रहा, क्योंकि मेरी वजह से मेरी खाला और खालाजाद मौत के घाट उतर चुकी थी, मगर मुझे जरा भी परवाह नहीं थी। आखिर चंद रोज गुजरे तो मेरी माँ की ममता तड़प उठी और वो मुझे घर बुलाने लगी। मैं भी नखरीले से अंदाज में वापस घर चला आया और बोला कि मुझसे कोई जबरदस्ती ना करे, मैं अपनी मर्जी से ही शादी करूंगा। माँ बाप ने भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया, मगर गाहे बगाहे समझाते रहे। कुछ अरसा गुजरा तो मैंने अपनी पसंद की शादी करके लड़की को घर ले आया, जो मुझे कॉलेज में मिली थी। मेरे माँ बाप की मोहब्बत की शादी थी और मेरे माँ बाप एक दूसरे के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकते थे। मेरे अब्बू को दिल की बीमारी थी। जब उन्होंने मेरे इस निकाह का सुना तो बेहद परेशान हो गए। जब इस लड़की का बैकग्राउंड देखा गया तो मेरी माँ तो दिल थाम कर बैठ गई। कहने लगी, कैसी लड़की से शादी करके इज्जत बनाकर घर ले आए हो। इसके खानदान का ना पता है और ना ही इसकी बरादरी का, और तुम इसको घर में बहू बनाकर ले आए। उन्होंने मुझसे बेहद लड़ाई की, मगर इसके बावजूद मैंने एक ना सुनी और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने लगा। मेरी बीवी बेहद आजाद ख्याल लड़की थी, घर में पैंट शर्ट पहनकर घूमती और बाज दफा नीम उरियां वजूद लिए घूमती फिरती। मेरे अब्बू इसे देखकर तो लाहौल पढ़ने लगते और नजरें झुकाकर फौरन कमरे में चले जाया करते। मुझे कहते कि अपनी बीवी को समझाओ, घर में ऐसे कपड़े पहनकर ना घूमा करे, मुझे हया आती है, मगर मैं किसी की ना सुनता। मेरी बीवी भी मेरे ही जैसी थी। इसने मुझे मेरे माँ बाप और बहनों के खिलाफ मजीद भड़काना शुरू कर दिया। नौशीन भी शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। अब्बू ने इसका रिश्ता एक अच्छी जगह किया और फिर जब इसे जहेज देने का वक्त आया तो अब्बू ने इसके हिस्से की जायदाद और कुछ जमीन भी इसके नाम कर दी। पर जायदाद का एक बड़ा हिस्सा मेरे पास था, मगर इसके बावजूद जब मैंने इस जायदाद में अपनी बहन का हिस्सा देखा तो आग बगूला हो गया। शादी से एक रात पहले ही मैंने इनसे कहा कि ये जायदाद मेरी है, मैं आपका बेटा हूँ। नौशीन तो पराए घर की बेटी है, अपने घर जा रही है, आखिर आप क्यों मेरी जायदाद इसे दे रहे हैं। ये बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और गुस्से से कहने लगी कि शर्म करो जुनेद, शरीयत में इस जायदाद पर तुम्हारी बहन का भी हक है और हमने इसे इसका अपना हक दिया है, ना कि तुम्हारा। मगर मैं बेहद आग बबूला हुआ और बहन की शादी का जोड़ा जला दिया और गुस्से से बोला कि अगर मेरी जायदाद बहन के नाम करेंगे तो मैं इसकी शादी ही नहीं होने दूंगा। मेरी जायदाद अभी के अभी इससे वापस ली जाए। मगर मेरे माँ बाप ने तो मुझे इस हालत में देखकर मजीद भड़क उठे और फौरन मेरे अब्बू ने मुझे जायदाद से आग कर दिया। कहने लगे कि इस जायदाद पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब मैं सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम करूंगा, जो हमारे साथ वफादार है और हमारी बच्ची है, हमारी मर्जी के आगे उफ तक नहीं करती। इतना सुनना था कि अब्बू ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरे माँ बाप बेहद रो रहे थे, इनकी आंखों में आंसू थे, जबकि मेरी बहन भी रोते हुए कह उठी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर भाई ये जायदाद चाहता है तो इसे ये जायदाद दे दे। मैं इस धन दौलत की वजह से अपना और अपने भाई का ताल्लुक खराब नहीं करना चाहती। मैं बहन से बेहद बदजन हो चुका था, अपनी बीवी बच्चों को लेकर घर से चला गया। अब मैं पछता रहा था कि काश खामोश रहता, मेरे हाथ से तो मेरी सारी जायदाद निकल गई थी। अब मैं प्लान सोचने लगा, आखिर कैसे ये जायदाद वापस लूं। मेरी बीवी भी मुझसे नाराज होकर मेके चली गई थी। कुछ अरसे में यूं ही घर से दूर रहा।
मैं दूसरे शहर जा चुका था और वहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढने लगा। मगर आज तक जिस लड़के ने उठकर पानी नहीं पिया था, इसे कहाँ कोई नौकरी करना आ सकती थी। चंद ही रोज बाद जब मेरे पास जमा पूंजी खत्म हुई तो मैं कंगाल सा होने लगा। दोस्तों यारों से पैसे मांगने लगा कि तभी किसी दोस्त ने, जो मेरे ही गांव का था, कहने लगा कि जुनेद, आज तुम्हारे बाप का चेहलम था, तो अपने बाप के चेहलम में भी शिरकत के लिए नहीं आए। मैंने जब ये सुना तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं अपने दोस्त से कहने लगा कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। वो कहने लगा कि शायद तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे अब्बू तो कब के वफात पा चुके हैं। इसने जब मुझे दिन और तारीख बताई तो मैं दंग रह गया। ये वही रोज था जब मैं घर छोड़कर आया था। अब्बू तो वैसे ही दिल के मरीज थे और वफात पा चुके थे, और मेरी माँ जो अभी तक कोमा की हालत में अस्पताल में पड़ी थी। जाहिर सी बात है, वो अब्बा से बेहद मोहब्बत करती थी। यकीनन इन्हीं की वजह से वो भी मर गई थी। मगर यही मौका मुझे ठीक लगा था। मैं रोते धोते हुए वापिस अपने घर लौटा तो मेरी बहन मेरी हवेली में बैठी हुई थी। आज तो मेरे अब्बू का चेहलम था। मैं रोते हुए बहन के गले लगकर रोने लगा। मेरी बहन भी काफी मासूम थी, कोई तेज तरार ना थी जो मेरे जाल समझ सकती। वो भी मुझे देखकर रोने लगी। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं बाप की मौत के सदमे से बिल्कुल ही बदल चुका हूँ और मैं सुधर चुका हूँ। मेरी बहन भी अब मुझ पर यकीन करने लगी थी। वो तो अपने शोहर के साथ खुश थी और अपने घर में आबाद थी। वो मुझसे कहने लगी कि माँ बाप ने गुस्से में जो गलती की सो की, मगर आप घर में वापिस आ जाएंगे तो माँ बाप बहुत खुश होंगे। ये कहकर मैं अपने घर चला आया। बीवी को जब पता चला कि मुझे मेरा घर वापस मिल गया है तो वो भी भागी भागी घर में वापस चली आई। मगर खैर, मुझे तो अपनी बहन से सारी जायदाद लेनी थी। इस एक हवेली से मेरा कहाँ कुछ बनता था। कुछ रोज बाद मेरी माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी बहन हामला हो चुकी थी। मगर मुझे ये फिक्र सताने लगी कि कहीं वो अपनी सारी जायदाद की वारिस अपनी औलाद को न ठहरा दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मगर शायद इस वक्त मेरी किस्मत जाग उठी थी। कई रोज बाद मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हुआ और वो इसी एक्सीडेंट में मारा गया। मेरी बहन बेवा हो चुकी थी, वो हामला भी थी। इसके ससुराल वालों ने जायदाद की लालच में इसे अपने पास ही रखना चाहा। मगर मैं तो फौरन गया और अपनी बहन को इद्दत पूरी होते ही अपने घर ले आया। वो मेरे साथ घर आकर खुश थी। मैंने अपनी बीवी को भी कहा कि इसकी खूब आओ भगत करो ताकि वो हम पर एतबार करने लगे। मेरी बहन शोहर के मरने पर बेहद अफसरदा थी, मगर जब इसने अपने बच्चे पैदा होने की नवीद सुनी तो वो खुश हो गई कि इसके शोहर की निशानी इसके पास आने वाली है। वो बाज दफा अपने ससुराल भी चली जाया करती थी। मगर एक रोज जब मैं अपनी बहन को लेकर वापस घर आया तो हमारे प्लान के मुताबिक मेरी बीवी चटनी बनाकर बच्चों को सूखी रोटी खिला रही थी। बहन ने जब ये देखा तो फौरन बोली कि भाई, भाभी बच्चों को रूखी रोटी चटनी के साथ क्यों खिला रही है। मैं फौरन अफसुर्दगी से जाए नाटक करते हुए बोला कि मेरे पास जितने पैसे हैं इनमें तो मैं आज ही अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरी ये हवेली देखकर तो लोग समझते होंगे हम राज कर रहे हैं, मगर इन्हें क्या खबर कि जुनेद की जेब तो खाली है। इसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी मौजूद नहीं है। बहन ने इतना सुना तो फौरन रोने लगी और बोली कि भाई मुझे माफ कर दो। इस सारे मामले में मैंने तो बिल्कुल ही सब कुछ भुला दिया। मैं चाहती हूँ कि ये जायदाद आपके नाम कर दूं। अब तो मैंने भी यही रहना है, तो भला मैं जायदाद अपने नाम रखकर क्या करूंगी। मैं दिल ही दिल में खुश था क्योंकि चाहता ही यही था। मगर फौरन मसनूई शर्मिंदगी चेहरे पर सजाए रोने लगा और बोला कि नहीं बहन, वो जायदाद तो अब्बू तुम्हारे नाम करके गए थे। बहन इस वक्त तो खामोश हो गई, मगर धीरे धीरे मैंने इसको ऐसे अपने जाल में फंसाया कि वो खुद ही मेरी सारी जायदाद मेरे नाम कर गई। मुझे तो इंतजार ही इस पल का था। जो ही जायदाद मेरे नाम हुई तो मैंने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसी रोज से ही मैंने अपने तेवर बदल लिए, जो बहन ने भी महसूस किए थे। मेरी बीवी भी इससे बदतमीजी से बात करने लगी और घर की नौकरानी समझते हुए घर के सारे काम करवाने लगी। मेरी बहन तो हमारा बदला रवैया देखकर परेशान सी हो गई थी और कहने लगी कि भाई ऐसा क्या हो गया जो आप एकदम से बदल गए हैं। मैंने फिर फौरन अपने पुराने रूप और तकब्बुराना अंदाज से कहा कि बहन, मुझे तुमसे सिर्फ जायदाद ही चाहिए थी, वरना मेरे लिए बेहद मुश्किल था
तुम जैसे मनहूस के साथ मोहब्बत और प्यार से बात करना, जिसकी खातिर मुझे मेरे माँ बाप ने इस घर से निकाला था और इस जायदाद से आग किया था। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। इतना कहकर मैंने अपनी बहन को धक्के देकर घर से निकालना शुरू कर दिया। बहन रोने लगी और बोली कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज तक मेरे लबों से तुम्हारे लिए दुआ ही निकली। जो कुछ किया था माँ बाप ने किया था, मैंने तो कभी तुम्हारे हक में गलत बात नहीं की, मगर मैं कहाँ सुनने वाला था। बहन को धक्के देकर घर से निकालने लगा तो वो जमीन पर गिर गई। वो 7 माह से हामला थी, मगर मुझे भला कहाँ परवाह थी। वो रोते हुए घर से चली गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। कितनी देर रोते हुए वो दरवाजा खटखटाती रही और बोली, ये दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मगर मैंने दरवाजा ना खोला और इसे घर से भेज दिया। वो चलती हुई अपने ससुराल आई, मगर ससुराल वालों ने इसे खाली हाथ देखा और सारी रौदात सुनी तो उन्होंने भी आंखें माथे पर रख ली और कहने लगे कि वापिस चली जाओ, हम तुम जैसी कंगाल को अपने घर में रखकर आखिर करेंगे ही क्या? हमारे अपने ही खर्चे पूरे नहीं होते, अब तुम और तुम्हारे बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले लें। इतना सुनना था कि मेरी बहन वहां से भी वापस आ गई और मेरे दरवाजे पर बैठी दरवाजा खटखटाने लगी, मगर मैंने दरवाजा ना खोला। सारी रात यूं ही गुजर गई और मेरी बहन दरवाजे पर बैठी रही। इसकी तबीयत खराब होने लगी थी। वो रोने लगी और तेजी से दरवाजा बजाने लगी। मैंने जब दरवाजा जाकर खोला तो गुस्से से अकड़ कर बोला कि क्या मसला है तुम्हारा, क्यों हमारी नींद खराब कर रही हो? मेरे बच्चों ने स्कूल भी जाना है और मुझे जमीनें देखने जाना है, आखिर क्यों तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मेरी बहन सिसकते हुए रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी कि भाई खुदारा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे तो चलना भी 2 बार हो गया है, कहीं जा नहीं सकती, मुझे तो रास्तों का भी इल्म नहीं, खुदारा मेरी मदद करें या मुझे घर ले जाएं या फिर अस्पताल छोड़ आए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मगर इसके बावजूद मुझे इस पर रहम न आया और मैं हकारत भरी नजरों से इसे देखते हुए नफरत से कहने लगा, क्यों ले जाऊं? इस घर से ही तो तुमने मुझे निकलवाया था, तुम्हारी वजह से ही मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल कर मेरे हिस्से की जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी थी। इस जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई रहम दिली नहीं है। बेहतर है कि कहीं मर जाऊं या फिर यहाँ से उठकर चली जाऊं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बहन दर्द से तड़प रही थी और मुझसे मदद की भीख मांग रही थी, मगर मुझे तो इस पर जरा भी तरस नहीं आया था। मैं दरवाजा बंद करके अंदर चला आया और वो दरवाजे के बाहर से सिसकते हुए कहने लगी कि भाई, आपको खुदा का वास्ता है, आप मुझे घर में आने दें, मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे बेहद प्यास लगी है, मुझे 2 घूंट पानी हिला दें, मैं सुबह से भूखी हूँ। मगर मुझे तो इसकी किसी बात पर तरस न आया था। मैं जमाई लेते हुए अपने घर में चला आया और सुकून से नरम बिस्तर पर सो गया। सुबह जब आंख खुली तो हर सू खामोशी थी। मैं तो ये भूल ही चुका था कि रात को क्या हुआ था, कि मेरी बहन मेरे दरवाजे पर बैठी थी, मैं और मेरी बीवी बच्चे होश थे। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बच्चों को भी फौरन स्कूल ले जाने के लिए घर से निकलने लगा। बच्चों से बात करते हुए मैंने जो ही दरवाजा खोला तो बाहर का मंजर देखकर मैं चौंक उठा, क्योंकि मेरी बहन मेरे दरवाजे के बाहर गिरी हुई थी और गांव के लोग दरवाजे के बाहर खड़े चहमगोइयां करते रहे और मुझे कहने लगे कि जुनेद बेटा, ये क्या हुआ है नुशीन बिटिया को, यहाँ क्यों गिरी पड़ी है, इसे तो इस घर के अंदर होना चाहिए था। मैंने सोचा कि अगर इनको पता चल गया तो न जाने क्या हो जाता। मैं फौरन कहने लगा कि ये तो अपने ससुराल गई थी, मुझे तो खबर ही नहीं कि वापस कब आई। ये कहकर मैं गांव वालों के सामने दोबारा से नाटक करते हुए अपनी बहन को उठाया और घर के अंदर ले आया। बीवी ने जब बेहोश बहन को देखा तो गुस्से से कहने लगी कि इसे कहाँ से ले आए हो, बाहर फेंको। मैं गुस्से से कहने लगा, ये मनहूस मारी घर के बाहर बेहोश पड़ी थी, पता नहीं जिंदा है कि मर गई, मगर गांव वालों की नजरों में आ जाता, इसलिए अंदर ले आया हूँ। मैंने बहन को अपनी गाड़ी में डाला और यूं ही वीराने में जाकर फेंक आया। मुझे तो इसका चेहरा देखना भी मुहाल था। मैंने एक बार भी पलट कर ना देखा कि वो किस हालत में है। इसकी सांसें चल रही थी, मगर मेरी बहन का मेरी जिंदगी में वो आखिरी दिन था। मैं घर चला आया और होश था कि बहन से जान छूट गई। कई रोज गुजरे, फिर कई हफ्ते और 3 साल यूं ही गुजर गए।
दोबारा ना बहन दिखाई दी और ना ही कोई इसके ससुराल वाला आया। धीरे धीरे मेरी जमीन बंजर होती चली गई। वो जमीन जो सोना उगला करती थी अब पत्थर हो चुकी थी। सारा कारोबार बंद होता जा रहा था। सारी आमदनी ना होने के बराबर थी। मुश्किल गुजारा करके मुझे हवेली बेचकर छोटे से घर में रहना पड़ा। मैंने अपनी हवेली का कुछ हिस्सा किराए पर भी दिया, मगर इतना ही आता जो खर्चे पूरे हो जाते। मेरी बीवी भी मेरी गुर्बत देखकर मुझे छोड़कर चली गई। मैं एक रोज इन्हें मनाने के लिए मायके गया। रास्ते में वापस आ रहा था तो एक एक्सीडेंट में मेरी बीवी बच्चे भी मारे गए। मैं तो बिल्कुल तन्हा हो चुका था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। सारी जमीन और सब कुछ यूं ही डूब गया था और फिर मुझे मालिक के यहाँ नौकरी करना पड़ी। इतना कहकर जुनेद खामोश हो गया, मगर मैं जानता था कि वो अब अपनी बहन के साथ की हुई नाइंसाफी पर पछता रहा है। मगर है, वो अक्सर बीवी बच्चों की कब्र पर जाता रहता है, कुछ खिलौने और खाना लेकर गरीब बच्चों को दे आता है। जुनेद जा चुका था और मैं अभी तक डेरे पर बने घर में बैठा मामूलात देख रहा था जब बीवी का फोन आया। कहने लगी, असफंद आज जल्दी घर आना, शहजाद और शाह मीर की सालगिरह है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा कि हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। चाय पीकर उठा और डेरे से बाहर निकल आया। जहन में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। अगर जुनेद को पता चल जाए कि इसकी बहन नुशीन, जिससे माफी मांगने के लिए वो तड़प रहा है, वो दरअसल मरी नहीं बल्कि जिंदा है और मेरी ही दूसरी बीवी है, तो न जाने इस पर क्या गुजरेगी। मगर खैर, नौशीन की कसम के आगे मैं खामोश हूँ। इसने जब जुनेद को मेरे डेरे पर देखा था तो साफ अल्फाज में कह दिया था, मेरा जिक्र कभी भी मेरे भाई के सामने मत करना। वो लम्हात आज भी याद आए तो रूह कांप जाती है, जब वीराने में सिसकती नौशीन मिली थी और इसका बेटा शहजाद, और फिर हमारी औलाद शाहमीर, जिनके साथ नौशीन और मैं आज खुश खुर्रम थे।